चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज पैरामीटर्स अफेक्टिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। आखिर कौन से पैरामीटर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। वैसे इसकी हेडिंग ऐसे भी हो सकती थी कि पैरामीटर्स अफेक्टिंग के मैक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि के मैक्स में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में सिर्फ और सिर्फ ई का अंतर है, बाकी दोनों चीजें लगभग सेम है। मैं एक बार फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पे आता हूं। हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर ये रहा हमारा कैथोड, ये रहा हमारा एनोड। हमने इनके बीच में एक वेरिएबल वोल्टेज लगाया इस तरह से, और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमने किसी वैक्यूम के अंदर इस तरह से रख दिया। हमने लाइट गिराई ऐसी जो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी एफ है, वेवलेंथ लैम्डा है। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर मैं यहां पर एक उल्टा वोल्टेज लगाऊं और उसकी वैल्यू अगर मैं -Vs रखूं तो ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यूं पलटकर वापस आ जाएगा और किसी प्रकार का कोई फोटो करंट नहीं आएगा। हमने इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक फॉर्मूला निकाला। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स एनर्जी ऑफ द फोटोन, दैट इज hc अपॉन लैम्डा ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। आप इस बात को देख सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस बात पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रीडोमिनेंटली दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो hc बाय लैम्डा पर। व्हाट डज दिस hc बाय लैम्डा मींस? hc बाय लैम्डा मींस एक अकेले फोटोन की कितनी एनर्जी है। जो फोटोन कैथोड प्लेट पर गिर रहा है उस अकेले फोटोन की कितनी एनर्जी है, इस पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। नेट कितना पावर गिर रहा है, नेट कितनी एनर्जी गिर रही है, उस पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं कर रहा। अकेले फोटोन की कितनी एनर्जी है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हां, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करते कितने फोटोन आपने गिराए हैं। आप चाहे 10 फोटोन गिराओ, चाहे 10,000 फोटोन गिराओ, अगर हर एक का लैम्डा सेम है, लैम्डा दोनों केस में अगर सेम है तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो आप कह सकते हो कि इट डजंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स। आपने कितने फोटॉन्स गिराए हैं उस पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता। फेयर इनफ। अगली बात हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होगा, बड़ा याद कीजिए, एनर्जेटिक फोटोन मतलब ऑफ कोर्स उस अकेले फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है। जितना वेवलेंथ कम होगा एनर्जी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो ज्यादा होगा, होना भी चाहिए। क्योंकि किसी अकेले फोटोन के पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि Kmax इज इक्वल्स टू E इंटू Vs। जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन गिरेगा Kmax ज्यादा होगा, Kmax ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स Vs भी ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी का फोटोन होगा हमारा ऑफकोर्स बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो ज्यादा। आप इस तरह की बातें कह सकते हैं। फेयर इनफ। एक बात और, जितना हमारा मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। कारण आप जानते ही हैं, मेटल का इस कैथोड प्लेट का वर्क फंक्शन कम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो आपने जो फोटोन गिराया है उसकी मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी होगी वो Kmax में चली जाएगी, और Kmax में अगर चली जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन अगर कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। ये बातें आपको फॉर्मूले से भी नजर तो आ ही रही होंगी। मेन बात यह है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करता, अकेले फोटोन के पास कितनी एनर्जी है इस पर डिपेंड करता है। फेयर इनफ। जैसे मैं इस बात पे आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, मैं आपसे बड़ा कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बड़ा कैथोड की प्लेट और आपके पास ये एनोड की प्लेट। बाकी सर आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक है, यहां पर आपके पास कोई लाइट का सोर्स है जो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है।
जो लैम्डा वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है, ये यहां से r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। हमारा जो फोटो करंट है वर्सेस VA माइनस VC का जो कर्व है वो हम जानते हैं कैसा बनेगा। अगर ये VA माइनस VC 0 होगा तब भी कोई ना कोई फोटो करंट तो आएगा। अगर हमने VA माइनस VC को पॉजिटिवली अगर बढ़ाया तो फोटो करंट तो बढ़ेगा। अगर VA माइनस VC को अगर हमने घटाया तो ऑफकोर्स फोटो करंट तो घटेगा। दिस इज योर माइनस VS, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मैं इस सोर्स को यहां से उठाकर दूर ले जाऊं, यहां ले जाऊं, मतलब इस प्लेट से 2r डिस्टेंस दूर ले जाऊं। हां, सोर्स ने जो लाइट निकाली उसका वेवलेंथ वही रहेगा, तो ग्राफ कैसा होगा? जब ये सोर्स r डिस्टेंस पे था तो ग्राफ ऐसा था। यही सोर्स, सेम सोर्स अगर 2r डिस्टेंस पे चला गया तो आपका फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC का ग्राफ कैसा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बेटा सवाल लिख लीजिए, ड्रॉ ग्राफ if source is shifted away and separation with plate becomes 2r। सोचते बच्चों, अगर ये सोर्स दूर चला गया, ठीक है, तब भी इससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उनका लैम्डा तो वही रहेगा। तो ऑफ कोर्स इस कैथोड प्लेट पर गिरने वाले फोटॉन्स की जो नेचर थी वो जैसे पहले थी वैसे अब है। लैम्डा, पहले जो फोटोन गिर रहा था उसका भी लैम्डा वही है, अब जो फोटोन गिर रखा है उसका लैम्डा भी वही है। तो जो अकेला फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी जो पहले थी अब भी वही है। अकेले फोटोन की अगर एनर्जी वही है तो ऑब्वियस बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो वही है। तो नए वाले केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो यही रहेगा, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। लेकिन जब सोर्स दूर चला गया है तो हम इस बात को जानते हैं कि उसको हम पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो आपको सिखा चुका हूं कि पहले वाले केस के अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं और दूसरे वाले केस में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं वो बराबर नहीं है। बल्कि मैंने आपको हल्का फुल्का सिखा रखा है कि पहले वाले केस में अगर इस मेटल की प्लेट पर अगर इंटेंसिटी I गिर रही है तो दूसरे वाले केस के अंदर इंटेंसिटी बेटा I नहीं गिर रही है, I/4 गिर रही है। बिकॉज वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज पॉइंट सोर्स का पावर डिवाइड बाई 4πr²। जितना दूर सोर्स होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। दूसरे वाले केस में अगर इंटेंसिटी 1/4 हो गई है, इसका मतलब इस प्लेट पर गिरने वाला पावर 1/4 आ गया। पावर 1/4 हो गया तो इस बात को तुम समझते हो कि हर फोटोन के पास तो एनर्जी वही है क्योंकि लैम्डा तो वही है। इसका मतलब पावर 1/4 इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स जो इस पर गिर रहे हैं अब वो 1/4 हो गए। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर 1/4 हो गए तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी 1/4 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर 1/4 हो जाएंगे तो पक्की बात है कि सैचुरेशन करंट जितना पहले था उतना नहीं होगा, बल्कि जितना पहले था उसका 1/4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भले ही वही रहे लेकिन हमारा सैचुरेशन करंट वो नहीं होगा, बल्कि सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर पहले वाले केस में अगर सैचुरेशन करंट I0 था तो दूसरे वाले केस में सैचुरेशन करंट I0 नहीं है बल्कि I0/4, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है लेकिन आपका जो फोटो करंट है वो तो बेटा 1/4 होगा। और कारण आप जानते हो, कारण यह है कि सोर्स जैसे ही दूर गया उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कम गिरेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर कम निकलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपका सैचुरेशन फोटो करंट तो कम आएगा। और यही हमारा लॉजिक है, इससे हम बड़े आराम से वाली बात सोच सकते हैं। फेयर इनफ। चलिए बेटा इस बात को आगे बढ़ाते। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा। अगर मान लीजिए इसी केस में अगर मैंने सोर्स को इधर की तरफ शिफ्ट किया होता और सोर्स को मैंने यहां कहीं रख दिया होता और सोर्स की नई डिस्टेंस अगर प्लेट से r/2 हो गई तो सोर्स आपका नजदीक आ गया।
सोर्स अगर आपका आधे डिस्टेंस पे आ गया तो मेटल की प्लेट पर इंटेंसिटी अब 4 गुना हो गई है। मेटल की प्लेट पर अगर इंटेंसिटी 4 गुना हो गई है तो मेटल की प्लेट पर गिरने वाला पावर 4 गुना हो गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 गुना हो गए हैं। भले ही नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 गुना हो गए हो, भले ही नंबर ऑफ फोटॉन्स 4 गुना हो गए हो, लेकिन हर फोटोन के पास है तो एनर्जी उतनी, और हर फोटोन के पास अगर एनर्जी उतनी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर 4 गुना हो गए तो आपका फोटो करंट तो 4 गुना हो जाना चाहिए, आपका जो सैचुरेशन फोटो करंट है वो 4 गुना जाना चाहिए। तो जिस केस में हमने इस पॉइंट सोर्स को मेटल की प्लेट के नजदीक शिफ्ट किया, उस केस में अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ग्राफ कैसा होगा, तो मैं कहूंगा कि बेटा आपकी जो लाइट है उसका नेचर वही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही है, लेकिन आपका सैचुरेशन करंट जो है बेटा वो ज्यादा आना चाहिए। और नया वाला जो सैचुरेशन करंट होगा वो ऑफ कोर्स, पुराना वाला सैचुरेशन करंट अगर आई नोट था तो नया वाला सैचुरेशन करंट आपका 4 आई नोट आना चाहिए। आई होप इट्स ओके। तो इस तरह से आप इस बात को जज कर सकते हो कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी लाइट का नेचर क्या है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। जैसे इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कैथोड प्लेट है, और अगेन सारा का सारा एक्सपेरिमेंट बड़ा वही है, ये कैथोड प्लेट, ये एनोड प्लेट, बड़ा हमने इस पर कोई ना कोई इस तरह से लाइट गिरा दी है, लाइट गिरा रखी है, और लाइट हमने जो गिराई है वो ग्रीन लाइट गिराई है। हमने इस पर ग्रीन लाइट गिराई है। ग्रीन लाइट गिराने पर, ग्रीन लाइट गिराने पर जो ग्राफ आया है, ग्रीन लाइट गिराने पर जो ग्राफ आया है फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC का, वो ऐसा है। ऑफ कोर्स VA माइनस VC को अगर आप 0 रखोगे तब भी कोई ना कोई फोटो करंट तो आएगा ही, और जैसे जैसे बड़ा आप VA माइनस VC बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा 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 बड़ा, फिर कभी ना कभी जाके कांस्टेंट हो जाएगा। VA माइनस VC अगर घटाओगे तो ऑफ कोर्स करंट घटेगा 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 घटेगा, और घटकर कभी ना कभी 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा उस पोटेंशियल को हम जानते हैं कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं ग्रीन लाइट के लिए, इसलिए मैं इसको माइनस VG लिख रहा हूं। बड़ा क्या लिख रहा हूं? माइनस VG। ग्रीन लाइट के लिए ऐसा हो गया, फेयर इनफ। ग्रीन लाइट के लिए ऐसा हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी मेटल प्लेट पर, सेम मेटल प्लेट पर ग्रीन लाइट की जगह मैंने रेड लाइट गिराई। मैं रेड लाइट गिराई, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रखे। जो फोटॉन्स की संख्या है वो मैंने सेम रखी, सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स रखे। तो हमारा फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC ग्राफ कैसा होगा, आराम से सोचते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रखे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर निकलेंगे। सैचुरेशन करंट वाली अगर बात करें तो वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स एनोड प्लेट पर पहुंचेंगे और उनके कारण ही आपका फोटो करंट होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर गिरे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकले, और वही सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस एनोड प्लेट पर पहुंच रहे हैं और सैचुरेशन करंट आ रहा है, तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स सेम, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड प्लेट पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या सेम, तो फोटो करंट भी तो सेम, सैचुरेशन फोटो करंट तो सेम आएगा। किसका? रेड लाइट का भी। अच्छी बात है। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल का में हल्का फुल्का आइडिया है कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे के पूरे लाइट वाले स्पेक्ट्रम के अंदर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे लैम्डा बढ़ता है। तो रेड लाइट का लैम्डा है ज्यादा तो उसकी एनर्जी है कम, उसके अकेले फोटोन की एनर्जी है कम। उसके अकेले फोटोन की अगर एनर्जी है कम तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है कम, और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी है कम तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है कम, और अगर उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल है कम तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि रेड का जो ग्राफ होगा वो यहां कहीं से स्टार्ट होगा। दिस विल बी योर माइनस VR।
आप चाहो तो फॉर्मूले से देख सकते हो। हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बेटा? मेरे ख्याल से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला था, क्या था बेटा? HC अपॉन लैम्डा ई माइनस फाइव बाई ई। लैम्डा आपका जितना बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही छोटा, तो रेड का स्टॉपिंग पोटेंशियल छोटा आएगा। तो रेड का अगर कोई ग्राफ बनाने के लिए कहेगा तो मैं कहूंगा बेटा रेड का ग्राफ विल बी लाइक दिस। स्टॉपिंग पोटेंशियल भले ही छोटा आए छोटा आए छोटा आए, लेकिन आपका फाइनल सैचुरेशन करंट बेटा वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर है तो निकलने वाले नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर हैं तो सैचुरेशन करंट तो बराबर ही आएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल इसी में अगला सवाल कि ग्रीन लाइट की जगह मैं ब्लू लाइट यूज कर रहा हूं, ब्लू या वायलेट लाइट यूज कर रहा हूं। ब्लू लाइट इंसिडेंट किए ग्रीन लाइट की जगह इस कैथोड प्लेट पर। सेम हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन हमने सेम नंबर ऑफ फोटोन रखे, सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट किए। अब फिर से मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है, वही फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC, हमारा वही जो मेन ग्राफ रहता है, बना देंगे। हमारा जो ब्लू कलर का जो फोटोन है, अकेले ब्लू कलर का जो फोटोन है वो ज्यादा एनर्जेटिक है एक ग्रीन कलर के फोटोन से। ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होगा तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनका Kmax ज्यादा होगा। Kmax ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारे ब्लू का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा। फॉर्मूले से भी नजर आ रहा है, ब्लू का लैम्डा है कम, ब्लू का लैम्डा है कम तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ज्यादा। तो आप कह सकते हो कि ब्लू वाला जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ज्यादा। दिस इज माइनस VB। सर वो सैचुरेशन करंट का क्या कहोगे? सैचुरेशन करंट का बोल तो चुका कि दोनों ही केस में, सॉरी तीनों ही केस के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बराबर हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर है तो ऑफ कोर्स आपका सैचुरेशन करंट तो बराबर है। सो यू कुड इजीली से कि द ग्राफ विल बी लाइक दिस। विल बी ग्राफ लाइक दिस। अच्छा ग्राफ है बेटा, अच्छा ग्राफ। आई रियली होप आप इस बात को समझे होंगे। बढ़िया ग्राफ बनाए, अच्छा सवाल था और मेरे ख्याल से आपको सारा फंडा भी इसमें क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इसी में मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है बेटा। सवाल मोर और लेस सेम ही है, सिचुएशन मोर और लेस बेटा सेम ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को हल्का सा चेंज कर रहा हूं और सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। सिचुएशन में क्या चेंज है बेटा सुनिएगा। हमने फिर से हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था उसी की बात चल रही है। उस फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने ग्रीन लाइट गिराई है कैथोड प्लेट पर और हमने हमारा जो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड था उसको लगातार चेंज किया। उसके चेंज करने पर फोटो करंट कैसे चेंज होता है उसका ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। उसका ग्राफ प्लॉट किया। उसका ग्राफ कैसा आता है मोर और लेस हम लोगों को पता ही है कि हाँ उसका ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। मैं बना के दिखाऊं। सवाल में क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ग्राफ VA माइनस VC का कैसा है। मैं फिर से बोलता हूं, ये आपकी कैथोड प्लेट, ये आपकी एनोड प्लेट, ये आपका पूरा का पूरा बेटा इस तरह का अरेंजमेंट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। इसको बार बार चेंज करूंगा तो हमारा जो फोटो करंट होगा वो बार बार चेंज होगा। फोटो करंट किस तरह से VA माइनस VC के साथ वेरी करता है हमें इसका हल्का फुल्का आइडिया है। फेयर इनफ। अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर यह गिवन है कि ग्रीन लाइट के लिए फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC का ग्राफ ऐसा है। अगर मैं VA माइनस VC 0 भी रखूंगा तब भी ग्रीन लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकालेगी, उसमें से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पलट के आ जाएंगे, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे उनके कारण कोई ना कोई सैचुरेशन करंट आएगा।
अगर मैं VA माइनस VC को बढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंचेंगे, एनोड उनको पुल कर लेगा तो फोटो करंट आएगा ज्यादा। तो VA माइनस VC अगर बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि VA माइनस VC बढ़ते बढ़ते सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकले सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और अगर सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो उस केस में ऑफ कोर्स आपका सैचुरेशन करंट आ जाएगा ऐसे। इसी VA माइनस VC को अगर मैं नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स यहां पर वो जो नेगेटिव होगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स वहां तक पहुंचेंगे, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स अगर पहुंचेंगे तो ऑब्वियस बात है कि फोटो करंट आएगा कम। अगर नेगेटिव के अंदर एनोड का पोटेंशियल अगर बढ़ाता गया तो इसका पोटेंशियल कभी ना कभी ऐसा होगा जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसमें माइनस VG भी लिख रहा हूं, ग्रीन है इसलिए। अरे बेटा ग्रीन से बनाना चाहिए था मेरे को, चल बना दिया अब तो ठीक। बेटा ग्रीन के लिए, ये वाला बेटा किसके लिए बनाया मैंने? ग्रीन के लिए। ग्रीन थोड़ा विजिबल भी कम था कलर, इसलिए ग्रीन से ऐसे काम चला, ठीक है। इस माइनस VG पर सारा का सारा हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा एनोड पर नहीं पहुंचेगा और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास आ गया VG, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस ग्रीन लाइट की बजाय रेड लाइट गिराई, सेम पावर की। पिछले वाले सवाल के अंदर भी हमने रेड लाइट गिराई थी, लेकिन पिछला वाला सवाल के अंदर मैंने रेड के जितने फोटॉन्स गिराए थे उनकी संख्या और ग्रीन के जो फोटोन गिराए थे उनकी संख्या हमने बराबर रखी थी। इस बार हमने फोटॉन्स की संख्या बराबर नहीं रखी, बल्कि क्या बराबर रखा है? पावर बराबर रखा है। तो सर अब क्या? अब जैसे आपने ग्रीन की बजाय रेड लाइट गिराई है, वो भी सेम पावर की, तो इस रेड लाइट के लिए आप लोगों को फिर से ग्राफ प्लॉट करना है, फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC। करते हैं बेटा, करते हैं, सोचते हैं। पावर सेम है बड़ा, पावर का मतलब हल्का फुल्का बता चुका हूं। 1 सेकेंड के अंदर इतनी एनर्जी आती है, दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स hc बाई लैम्डा। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं p लैम्डा अपॉन hc। अब देखो इस बात को, हमारे पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर के अंदर हम जानते हैं कि रेड का लैम्डा ज्यादा है, पावर सेम है, रेड का लैम्डा ज्यादा है तो पक्की बात है रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिर रहे हैं, रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा गिर रहे हैं। ग्रीन के आपने जितने फोटोन गिराए थे ना, रेड के फोटोन ज्यादा गिरेंगे, तब जाके सेम पावर आएगी, सर ऐसा क्यों? अकेले फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं बच्चों कितनी होती है, hc बाई लैम्डा। रेड का लैम्डा ज्यादा है, इसका मतलब अकेले रेड के फोटोन की एनर्जी कम है, अकेले रेड के फोटोन की एनर्जी कम है, तो सेम पावर इंसिडेंट करने के लिए रेड के फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, और रेड की फोटॉन्स की अगर संख्या ज्यादा होनी चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इंसिडेंट होंगे रेड के। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इंसिडेंट होंगे तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा निकलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि सैचुरेशन करंट तो रेड का ज्यादा होगा। तो ये बात तो तय है कि रेड का सैचुरेशन करंट तो ज्यादा होगा। और रही बात स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो मैं सिखा चुका हूं, फॉर्मूला तुम जानते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑफ कोर्स hc अपॉन लैम्डा e माइनस फाई बाई ई। रेड का लैम्डा है ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कम, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि रेड जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आएगा कम, तो ये माइनस VR, लेकिन उसका सैचुरेशन करंट आएगा ज्यादा, उसका सैचुरेशन करंट आएगा ज्यादा। यह है रेड का सैचुरेशन करंट, मैंने IR लिख दिया है बेटा। ग्रीन वाले का अगर सैचुरेशन करंट अगर कहूं तो मेरे पास ये IG आ गया। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। सर लास्ट वाले सवाल के अंदर सैचुरेशन करंट सेम क्यों था? बेटा लास्ट वाले सवाल में नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर थे, इस बार नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर नहीं है, बल्कि जिसका लैम्डा ज्यादा है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, क्योंकि पावर सेम भेजनी, अब मेरा अगला सवाल कि अगर मैं इस ग्रीन लाइट की जगह अगर मैं ब्लू लाइट इंसिडेंट करूं, लेकिन
इस ब्लू लाइट को जो मैंने इंसिडेंट किया है उसका वही पावर रखूं जो हमने ग्रीन का पावर रखा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर नहीं बेटा, पावर सेम है। तो ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन आई वर्सेस, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस VA माइनस VC बना देंगे। जैसे ही आपने ब्लू के फोटॉन्स गिराए, हम जानते हैं कि ब्लू का जो फोटोन होगा वो ग्रीन के फोटोन से ज्यादा एनर्जेटिक होगा। ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरेगा तो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है कि आपके ब्लू का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ग्रीन से ज्यादा आएगा। तो ये आपका आएगा माइनस VB। फॉर्मूले से भी दिख रहा है, उसका लैम्डा है कम तो VS है ज्यादा। सर वो सैचुरेशन फोटो करंट के बारे में क्या बोल पाओगे? बेटा सैचुरेशन फोटो करंट के बारे में ये बोल पाऊंगा कि हमारा जो ब्लू वाला जो फोटोन है उसका लैम्डा ऑब्वियस बात है कि कम है। लैम्डा अगर कम है, पावर तो सवाल में सेम दे रखा है, H वैसे सेम, C वैसे सेम, तो ऑब्वियस बात है कि ब्लू के फोटॉन्स की संख्या कम गिरी है। सर ऐसा लॉजिकली बता सकते हो कि फॉर्मूला के अलावा? बिल्कुल बता सकते हैं। ब्लू के फोटोन का लैम्डा कम है, इसका मतलब ब्लू के फोटोन, अकेले फोटोन की एनर्जी जो है वो ग्रीन के फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन पावर बराबर गिर रहा है कैथोड प्लेट पे, पावर बराबर गिर रहा है, इसका मतलब हर एक सेकंड के अंदर एनर्जी बराबर गिर रही है कैथोड की प्लेट पर, बराबर एनर्जी गिर रही है। लेकिन अकेले ब्लू के फोटोन की एनर्जी अकेले ग्रीन के फोटोन की एनर्जी से ज्यादा है। तो बराबर एनर्जी गिरने के लिए ऑब्वियस बात है कि ग्रीन के फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और ब्लू के फोटॉन्स की संख्या कम होनी चाहिए। और ब्लू के फोटॉन्स की अगर संख्या कम होगी, ब्लू के फोटॉन्स की अगर संख्या कम होगी तो ऑब्वियस बात है कि वो कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो सैचुरेशन करंट कम आएगा। तो आप कह सकते हो कि ब्लू के लिए ग्राफ विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। दिस इज सैचुरेशन करंट फॉर ब्लू, दिस इज सैचुरेशन करंट फॉर ब्लू। ये हमारा सैचुरेशन करंट। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा कि ये जो करंट है ये ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ फोटॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये P, H और C तो कांस्टेंट है। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि करंट इन रेड, मैं एक बात और बोल सकता हूं बड़े आराम से इस सवाल के लिए कि सैचुरेशन करंट फॉर रेड इज टू सैचुरेशन करंट ऑफ ग्रीन इज टू सैचुरेशन करंट ऑफ ब्लू शुड बी इक्वल टू number of photons of red is to number of photons of green is to number of photons of blue। और number of photons किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। तो आप कह सकते हो कि it is lambda of red is to lambda of green is to lambda of blue। जो लैम्डा का रेशियो होगा वही तुम्हारे सैचुरेशन करंट का भी तो रेशियो। आई रियली होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो। अब मैं यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बच्चों को आता है मैं वो और क्लियर करना चाहता हूं। मैंने ये सारा का सारा डायग्राम ये मानकर बनाया कि आपकी जो तीनों वेव्स हैं वो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही हैं। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि ग्रीन लाइट जो है ना वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल देती और ब्लू भी निकाल देती। भाई ग्रीन अगर इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे तो ब्लू लाइट तो पक्का निकालेगी, पक्का निकालेगी। क्यों? क्योंकि ब्लू वाले फोटोन तो ज्यादा एनर्जेटिक है। जब ग्रीन लाइट ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही है तो ऑब्वियस बात है कि ब्लू लाइट तो निकाल पाएगी। लेकिन एक केस ऐसा भी बन सकता है जब ग्रीन लाइट तो फोटोन निकाल सकती है मगर रेड नहीं निकाल सकती। कौन से केस में? जब इस कैथोड प्लेट का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो हमारे ग्रीन लाइट और रेड लाइट की वेवलेंथ के बीच में कोई वैल्यू हो, तो उस केस में हमारा जो रेड वाला जो फोटोन होगा वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होगा कि इस कैथोड में से किसी फोटोन को बाहर निकाल पाए। तो मैंने ये जो ग्राफ बनाया ये मानकर बनाया है कि तीनों की तीनों जो लाइट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये तीनों की तीनों लाइट ही इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगी। अदरवाइज एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें ग्रीन के लिए ग्राफ ये है, ग्रीन अगर निकाल पाएगा तो ब्लू भी निकाल पाएगा। लेकिन इस कैथोड का वर्क फंक्शन ऐसा है, कैथोड मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन ऐसा है
कि रेड वाले जो लाइट है उसके फोटोन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, उसकी जो एनर्जी hc/λ है वो इसके फाई से, इसके वर्क फंक्शन से कम है, और उस केस में हमारा जो रेड वाला होगा वो इसमें से फोटोन निकाल ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में आप कह सकते हो कि सर ग्रीन का ग्राफ ये, ब्लू का ग्राफ ये, और रेड का किसी प्रकार का ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी फोटोलाइट को बाहर निकाल पाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी कंसीडर करना है जब सवाल में एग्जैक्टली बोला हो कि आपका जो कैथोड प्लेट है उसका वर्क फंक्शन जो है वो रेड के एनर्जी, रेड के अकेले फोटोन की एनर्जी hc/λ से ज्यादा है। और ब्लू को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, जब ग्रीन ही निकाल पा रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो ब्लू का फोटोन तो और ज्यादा एनर्जेटिक है, वो तो बड़े आराम से उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल ही लेगा। तो इस बात को आप हो सकता है किसी एडवांस वगैरह में कोई इस तरह का सवाल पूछ ले कि मैं बेवकूफ बनाने के लिए जानबूझकर कैथोड का वर्क फंक्शन इस तरह से दे कि उसका वर्क फंक्शन ग्रीन और ब्लू लाइट की एनर्जी से तो कम हो लेकिन रेड की एनर्जी से ज्यादा हो। तो उस केस में हमारा जो रेड वाला फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा और रेड वाले के लिए कोई ग्राफ नहीं आएगा, कोई ग्राफ नहीं आएगा। ब्लू और ग्रीन का तो यही रहेगा। तो इस बात को अभी आप चेक कर सकते हो सकता है कि IIT एडवांस के अंदर इस तरह कोई सवाल हमसे पूछ लिया जाए। तो आई होप बड़ा आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर होंगे तो क्या होगा, पावर बराबर होगा तो क्या होगा। तो इस तरह के सवाल IIT एडवांस में आ चुका है। ये सवाल जो अपन ने किया है बेटा IIT एडवांस में आ चुका है, मैच द कॉलम की फॉर्म में सवाल था। अपन ने जो ग्राफ बनाए हैं बिल्कुल वैसे वैसे ग्राफ थे, आसान आसान ग्राफ थे, कोई दिक्कत। ऐसा फिर से पूछ सकते हैं IIT वाले, ये तो तगड़ा सवाल है, बार बार अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैच द कॉलम में पूछ लिया, हो सकता है कि अब बेटा कोई सब्जेक्टिव बना दें, कोई इंटीजर टाइप बना दें, कोई मोर देन 1 कैरेट बना दें। तो इस तरह का सवाल तो आप बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि IIT एडवांस वाले हमसे पूछे, ठीक है। और आप कर भी दोगे, है ना, इतना बढ़िया से बता दिया, कर ही दोगे। आगे चलते चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज रेडिएशन फोर्स। पहली बात तो इस रेडिएशन फोर्स का बेटा अर्थ क्या है। अगर किसी सरफेस पर लाइट गिराई जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराई जाए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरने पर, वो लाइट गिरने पर उस सरफेस पर कुछ फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम रेडिएशन फोर्स कह सकते हैं, और उसके कारण अगर कोई प्रेशर हुआ तो उसे हम रेडिएशन प्रेशर कह सकते हैं। हालांकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, बट स्टिल हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अदरवाइज बेटा अगर मान लो कि इस रेडिएशन का फोर्स अगर बहुत बड़ा होता तो काफ़ी दिक्कत आती। हमारे आस पड़ोस में लाइट के इतने सोर्स हैं, वो हम पर लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिरा रहे हैं, और अगर उनके कारण अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता तो हमें वो फील भी होता कि हाँ इतना ज़्यादा फोर्स हम पे लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, मगर आएगी, जितनी भी आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए कुछ केसेस हैं और बहुत ही आसान आसान से हैं, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का बेटा सेंटर ऑफ मास या फिर कॉलिजन वगैरह के हल्के फुल्के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको आ जाएगा। मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस क्या अर्थ है इन दोनों बातों का, सुनिएगा। हमारे पास ये एक सरफेस है, इस तरह से, इस तरह से। इस सरफेस का जो एरिया है ये कैपिटल A है। ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। इसका मतलब इस पर जितने फोटोन गिरेंगे वो सारे के सारे फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे। इसको हम पहले एक रेडिएशन चैप्टर में एब्जॉर्प्टिव पावर से बताया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। एब्जॉर्प्टिव पावर की डेफिनेशन हुआ करती थी कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे डिवाइड बाय कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे। अगर ये 1 है तो इस बात का अर्थ है कि जितने गिरेंगे सारे के सारे एब्जॉर्ब होंगे। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस का अर्थ तो ये हो गया। अब इस नॉर्मल इंसिडेंस का अर्थ क्या है। नॉर्मल इंसिडेंस का अर्थ ये है कि इस सरफेस पर लाइट जो है या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या जो रेडिएशन है वो ऐसे गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है। जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई है और इसकी वेवलेंथ बेटा लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, फिर ना।
अब छोटी छोटी बात है, यहां पर जो भी लाइट गिर रही है वो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलरली इस तरह से गिरी जा रही है। अब छोटी छोटी बात है बेटा, सबसे पहली बात कि इस सरफेस पर कितना पावर गिर रहा है। वैसे पावर कितना गिर रहा है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, पावर इंसिडेंट इज सिंपली इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इंटेंसिटी आई है, एरिया वेक्टर ए है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा इंटेंसिटी ऐसे है, सरफेस अगर इस तरह से तो इसका एरिया वेक्टर बेटा आप जानते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इंटेंसिटी भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो आप ये एंगल 0 ले सकते हो। तो आपके पास पावर जो है वो आ गई है I इंटू ए। ठीक है, पावर इंसिडेंट ये व्हाट इज, अब मुझे बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, या फिर हर पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कितना है, तो उसका फॉर्मूला मैं कई बार आपको प्रूव कर चुका हूं, दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी। पी है वो पावर जो गिर रहा है, लैम्डा ऑफ कोर्स जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ, एच एंड सी आर कांस्टेंट। पी हमारे पास पहले से आ चुका है, दैट इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। फेयर इनफ। अब जरा इन फोटॉन्स को देखो, जस्ट इस सरफेस से गिरने से पहले इस फोटोन के पास मोमेंटम था नीचे की तरफ। आई रियली होप आपको याद होगा, मैंने आपको याद करा रखा है मोमेंटम फोटोन का h बाई लैम्डा। जैसे ये फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन गायब। फोटोन गायब इट ऑब्वियसली मींस कि फोटोन का फाइनल मोमेंटम हो गया 0। इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम ये है, तो इसका मतलब जरूर फोटोन का कोई ना कोई चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम ऑब्वियसली मींस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल तो 0 है, माइनस फोटोन का इनिशियल मोमेंटम। फोटोन का इनिशियल मोमेंटम है h बाई लैम्डा नीचे की तरफ। ये माइनस साइन बेटा क्या करता है आप लोग जानते हो, माइनस साइन डायरेक्शन को उल्टा कर देगा। तो मेरे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ h बाई लैम्डा। अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम आया ऊपर की तरफ h बाई लैम्डा, ऊपर की तरफ h बाई लैम्डा। अगर फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ h बाई लैम्डा है तो जरूर फोटोन पर फोर्स लगा है ऊपर। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर फोटोन ने जरूर वही फोर्स मेटल के सरफेस पर, सॉरी इस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पर नीचे की तरफ लगाया होगा। और ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, रेडिएशन फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, रेडिएशन फोर्स। और ऑफ कोर्स जो भी आपके सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ये फोर्स है। सर ये फोर्स कैसे निकालूं, बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला था वो आप लोग जानते ही हो, आपने हल्का फुल्का सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा भी होगा, याद भी होगा। फोर्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। इस मोमेंटम को चेंज होने में कितना समय लिया गया उससे डिवाइड कर दो। चेंज इन मोमेंटम, बेटा कोई अकेला फोटोन तो गिरा नहीं है, हजारों करोड़ों अरबों खरबों फोटोन्स लगातार गिरे जा रहे हैं। मान लीजिए कि कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स गिर रहे हैं, हर फोटोन का ये चेंज इन मोमेंटम है, तो कुल मिलाकर चेंज इन मोमेंटम ये हो गया। और इन कैपिटल N फोटोन्स को गिरने में जो समय लगा मैंने उसको T लिख दिया। अभी N बाई टी जरा सोचो क्या है, ये N बाई टी जरा सोचो क्या है। मेरे ख्याल से N बाई टी हो गया हमारा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम तो हमारा स्मॉल n हो गया। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई n टाइम्स h बाई लैम्डा, या फिर n टाइम्स डेल्टा p। ये n टाइम्स डेल्टा p टाइप का जो फॉर्मूला है बेटा हम पहले भी निकाल चुके थे सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर, जब हमने एक सरफेस पर ऊपर से बेटा हेल स्टोन्स गिराए थे, ओले गिराए थे। तो कितने ओले पर सेकंड गिर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई हर ओले का चेंज इन मोमेंटम कितना है, उससे हम ये निकाल लिया करते थे कि उस रूफ पर कितना फोर्स लग रहा है। आई होप आपको याद होगा। चलिए हमारा काम तो हो गया, फोर्स की वैल्यू आ गई है n इज
आई ए लेमडा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज ऑफ कोर्स एच बाई लेमडा। एच से एच कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है आई ए बाई सी। दिस इज द फोर्स। हमारी इस सरफेस पर जो फोर्स है वो आई ए बाई सी है। इस फोर्स को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आई ए तो हमारा बेटा पावर ही है, कितना पावर इंसिडेंट हुआ डिवाइड बाई सी, ये हमारा फोर्स है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सरफेस है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग और हमने इस पर इस तरह से लाइट गिराई है, ऐसी लाइट गिराई है जिसका पावर 300 वाट है और ये जो सरफेस है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। अगर ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और किधर लगेगा? तो आप वो सर सारे के सारे फोटोन्स अगर एब्जॉर्ब होंगे तो ऑफ कोर्स फोटोन्स इस प्लेट पर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ और उस फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी पावर इंसिडेंट दैट इज 300 वाट अपॉन सी। सी मतलब बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻⁸ कि तो 10⁻⁻6 न्यूटन आ गया। सर ये फोर्स तो बहुत छोटा है, ऑफ कोर्स बेटा फोर्स बहुत छोटा है और आना भी चाहिए था। 300 वाट तो अच्छा खासा पावर है किसी लाइट का, और वो भी अगर बेटा 1 माइक्रो न्यूटन का अगर फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगी। इस तरह से फोटोन इंसिडेंट होंगे लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर यही फोर्स अगर बहुत ज़्यादा लग रहा होता तो बहुत दिक्कत आती। फिर बेटा मान लो कि कोई भी सरफेस है उस पर लगातार फोटोन्स गिरते, फोर्स अगर ज़्यादा लगता तो ऑफकोर्स उसके इफेक्ट भी आते, है ना। अभी थोड़ा फोर्स बहुत छोटा है, कोई बात नहीं, बट हमने फिर भी ये वाला फोर्स निकाला तो सही। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर व्हाट इज द प्रेशर, इस सरफेस पर लगने वाला प्रेशर क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय एरिया। यहां पर तो सारा का सारा फोर्स ही सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, तो सीधा का सीधा सारा का सारा फोर्स बेटा कितना था? आई ए बाई सी। ये बड़ा फोर्स था, उसको ए से डिवाइड कर दो, ए से ए कैंसिल, आप कह सकते हो कि जो प्रेशर आएगा दैट विल बी आई बाई सी। ये आपका आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं मानता हूं इस बात को कि फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कोई हमसे पूछ ले कि कितना फोर्स आएगा तो हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और सारी चीज़ें आराम से लॉजिकल बेटा सेट तो हो ही रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो आगे चलते हैं। चलिए बेटा इसमें सेकेंड केस देखते हैं, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का तो मैं अर्थ समझ में आ गया। एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अर्थ ये हो गया कि जितने भी फोटोन्स सरफेस पर गिरेंगे सारे के सारे फोटोन्स रिफ्लेक्ट होंगे, एक भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हैं उनका एब्जॉर्प्टिव पावर 0 होगा। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 होगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? कितने फोटोन्स रिफ्लेक्ट हुए डिवाइड बाय कितने फोटोन्स इंसिडेंट हुए। ये रेशो 1 है, इस बात का अर्थ है कि जितने गिरेंगे सारे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, फिर से बड़ा वही कहानी। आपके पास ये कोई सरफेस, इस सरफेस का एरिया ए है। एरिया वेक्टर बेटा आप लोग जानते हो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो, हम ऐसे ले लेंगे। ठीक, इस पर लाइट गिर रही है ऐसे, जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है। ऐसे जो भी लाइट गिर रही है वो ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रही है ऐसे। पहली बात तो जो पावर इंसिडेंट होगा मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल बेटा वापस से इंटेंसिटी वेक्टर में और एरिया वेक्टर में 0 है, सो आई कैन से दैट कि दैट इज आई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0, दैट इज आई ए। कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी। मैं फिर से उसे लिख सकता हूं दैट इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। फेयर इनफ। इस बार क्या होगा कि हमारी जो सरफेस है इसका R1 है, A0 है और R1 है। R1 है, इस बात का अर्थ है कि जितने फोटॉन्स गिरेंगे सारे के सारे रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जस्ट रिफ्लेक्शन से पहले फोटोन के पास इनिशियल मोमेंटम है नीचे की तरफ h बाई लैम्डा,
और इस बार फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बल्कि पलटकर वापस जा रहा है और उसका फाइनल मोमेंटम है ऊपर की तरफ h बाय लैम्डा। कोई मुझसे पूछ ले कि सर अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो मैं कहूंगा चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ कोर्स p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल है ऊपर की तरफ h बाय लैम्डा, p इनिशियल है नीचे की तरफ h बाय लैम्डा। माइनस साइन बेटा क्या करता है आप लोग जानते हो, डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, तो h बाय लैम्डा ऊपर प्लस h बाय लैम्डा ऊपर, सॉरी, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया ऊपर की तरफ 2h बाय लैम्डा। अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ h बाय लैम्डा है, तो पक्की बात है कि फोटोन पर फोर्स लगा है ऊपर की तरफ। जो फोर्स फोटोन पर लगा है ऊपर की तरफ वही फोर्स ऑफ कोर्स हमारी इस सरफेस पर लगा है नीचे की तरफ। ये सारा का सारा फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा है। इस फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम क्या है। मैं फिर से बोलता हूं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ अलोन फोटोन। ये फॉर्मूला निकाल चुके थे अभी केस 1 में। नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे पता है बेटा कितने हैं, I A लैम्डा अपॉन HC। अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, 2h बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा, h से h। आंसर आ गया 2 टाइम्स IA बाई C या फिर 2 टाइम्स पावर अपॉन C। IA बेटा आपका पावर है। आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि इस बार जो फोर्स है वो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वाले केस से डबल आ रहा है। उससे डबल बेटा क्यों आ रहा होगा तुम समझ गए होंगे। पहले वाले केस में फोटोन सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा था तो वो चेंज इन मोमेंटम कम था। इस बार फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम दुगना है। फोटोन का अगर चेंज इन मोमेंटम दुगना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर उतने ही रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका फोर्स भी तो दुगना आना चाहिए, तो आपका जो फोर्स आएगा वो डबल आएगा। जैसे पहले वाले केस में हमने जिस तरह का सवाल किया था वही सवाल बड़ा वापस से कर लें कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आर की वैल्यू 1 है। हमने इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंस कर रखा है लाइट का और उसका जो पावर है वो 300 वाट है। बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे सर ये सवाल तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल जैसा ही हो गया, बस पिछले वाले सवाल में ए की वैल्यू 1 थी, इस बार आर की वैल्यू 1 है। तो आप कह सकते हो कि सर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स कितना पावर गिर रहा है, कितना पावर गिर रहा है बेटा 300 वाट अपॉन सी। सी कितना है 3 इंटू 10⁸8। कुल मिलाकर आंसर मेरे पास आ गया है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये हमारा फोर्स। पहले वाले केस में जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस थी तो आपका फोर्स 10⁻6 न्यूटन था, अब 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन है, तो डबल तो आएगा बेटा आपका। इसी केस में कोई मुझसे पूछ ले कि इस सरफेस पर लगने वाला प्रेशर कितना है, तो आप कह सकते हो कि सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल हो। यहां पर तो सारा का सारा फोर्स बड़ा सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस ऐसे है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आपका फोर्स है, सारा का सारा फोर्स ही नॉर्मल है, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज F अपॉन A। F अपॉन A किया तो 2 टाइम्स I बाई C, ये हमारा प्रेशर है। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, छोटा सा काम था। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट केस दैट इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन इंसिडेंस अभी भी नॉर्मल है, नॉर्मल इंसिडेंस। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मतलब कुछ फोटॉन्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे और कुछ फोटॉन्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो चलिए देखिएगा, हमारे पास एक सरफेस ऐसी जिसका एरिया A है, जिसका R की वैल्यू 1 है। R इज नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। तो इसका A जो है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है, इसकी वैल्यू बेटा अपने आप 1 माइनस R हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके ऊपर लाइट गिराई है, अभी भी इंसिडेंस आपका नॉर्मल ही है,
इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंसी है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है। फेयर इनफ। अगेन कितना पावर गिरेगा मैं सीधा लिख दूं, दैट इज आई ए। कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे मैं सीधा लिख दूं, दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी, या फिर आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है बच्चों, ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है। कितने रिफ्लेक्ट होंगे, तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स और रिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम को हम एक बार के लिए एनआर लिख दें, दैट विल बी आर टाइम्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बेटा हमारे पास पहले से ही है, दैट इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। इसी तरह से नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम अगर मुझे निकालना है तो मैं उसको एक बार के लिए एन ए लिख दूं, वो होगा एन आई को ऊपर ले जाओ तो वो होगा 1 माइनस आर टाइम्स कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, जितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए दैट इज आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। ठीक है, जो फोटॉन्स आपके रिफ्लेक्ट हुए हैं उनका चेंज इन मोमेंटम बेटा याद कीजिए। जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, मतलब लिख नहीं रहा, बाकी तो बेटा बोलने में तो कौन सा टाइम लग रहा है। उस फोटोन के पास इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ एच बाय लैम्डा, जाते वक्त ऊपर की तरफ एच बाय लैम्डा, तो उनका चेंज इन मोमेंटम हम जानते हैं ऊपर की तरफ 2h बाय लैम्डा। और जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है उसका चेंज इन मोमेंटम आपको जैसे पता है h बाय लैम्डा। चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, दोनों ही फोटोन्स का चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ, तो दोनों ही फोर्स लगाएंगे प्लेट पर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो रिफ्लेक्टेड वाले फोटोन के कारण भी आएगा और एब्जॉर्ब वालों के कारण भी आएगा। रिफ्लेक्टेड के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय जो फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ है उस अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम, प्लस जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए उनके कारण कितना फोर्स लगेगा, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन अलोन फोटोन, अकेले फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है। जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं उनकी संख्या कितनी बेटा, आर टाइम्स आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। उनके कारण कितना चेंज इन मोमेंटम है, उनके कारण चेंज इन मोमेंटम है 2h बाय लैम्डा, प्लस जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए पर यूनिट टाइम उनकी संख्या क्या है, उनकी संख्या है 1 माइनस आर आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। उनके कारण चेंज इन मोमेंटम कितना है h बाय लैम्डा। h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, h से h कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और हमारे पास बड़ा देखना मेरे ख्याल से आंसर आ गया 1 प्लस आर आई ए बाई सी। जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास वो बड़ा आ गया, दैट इज 1 प्लस आर आई ए बाई सी। आई ए बड़ा आपका पावर इंसिडेंट भी है, तो आप कह सकते हो फॉर्मूला आ गया 1 प्लस आर पावर अपॉन सी। मैं एक बात और बोलूंगा कि हमारा जो केस 1 और केस 2 थे ना, उनके फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केस 3 वाला जो फॉर्मूला है वही याद रख लो, हमारा काफी हद तक काम बन जाएगा। सर कैसे, हमारा जो पहला केस था उसमें सारे के सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए थे, रिफ्लेक्ट हुए ही नहीं थे। रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे उसमें आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आर की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो हमारे पास फोर्स का आंसर आ गया आई ए बाई सी। कि हमारे केस 1 में फोर्स का फॉर्मूला आई ए बाई सी आया था क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वही आया था। सेकंड केस के अंदर हमारे पास परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, तो जितने फोटॉन्स गिरे थे सारे रिफ्लेक्ट हो गए थे, तो हमारे स्मॉल आर की वैल्यू 1 थी, तो इसमें स्मॉल आर की वैल्यू को 1 रख दो। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 टाइम्स पावर अपॉन सी, या फिर 2 टाइम्स आई ए बाई सी। सेकेंड केस में क्या सचमुच में फोर्स का फॉर्मूला 2 टाइम्स आई ए बाई सी था क्या, बिल्कुल था। तो आप कह सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ केस 3 वाला फॉर्मूला याद रख के भी बात बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी केस में कोई मुझसे पूछ ले कि सर प्रेशर कितना आएगा, तो बेटा प्रेशर इज ऑफ कोर्स द नॉर्मल फोर्स। बेटा बार बार नॉर्मल फोर्स बोलने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि इस केस में तो बस सारा फोर्स वैसे भी नॉर्मली है। तो फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया, दैट इज 1 प्लस आर आई बाई सी।
तो प्रेशर की वैल्यू आ गई है 1 + r/I/c। ये हमारा आंसर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज फोर्थ केस। हमारा जो फोर्थ केस है दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस, बड़ा इस बार नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है। ऑब्लिक इंसिडेंस का अर्थ क्या है समझाएंगे। एंड परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, ये आपका फोर्थ केस है। अगेन जो इसके पीछे की फिजिक्स है वो मोर और लेस सेम ही है, बहुत इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इस तरह के एक सरफेस है। सरफेस अगर ऐसे है और सरफेस का अगर एरिया अगर ए है तो एरिया वेक्टर हमेशा बेटा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज योर एरिया वेक्टर। इस बार जो लाइट गिर रही है वो बेटा ऐसे गिर रही है, ऐसे। लाइट की इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये वाला जो एंगल है ये बड़ा थीटा है। तो पैरेलल लाइट है वो इस तरह से गिर रही है, एंगल थीटा पे। लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, इंटेंसिटी आपके पास आई है, इस तरह से। कुछ बातें। सबसे पहली बात, कितना पावर इंसिडेंट। जो पावर इंसिडेंट होगा वो होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बड़ा इंटेंसिटी ऐसे है, इंटेंसिटी ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इस बार इंटेंसिटी आई ए नहीं है, आई ए कॉस थीटा है। मैं आपसे पूछूं कि कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम जो हुए उसका फॉर्मूला मैंने याद कर रखा है, पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो वो आ गया आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी। ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है। हालांकि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है। इसका मतलब जितने फोटोन गिरे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हुए, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुए। सो दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट एज वेल एज दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। अब अगला काम क्या है? अगला काम है चेंज इन मोमेंटम पता करना कि आखिर मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। तो आप ऐसा कह सकते हो, मैं अलग डायग्राम बना दूं। आप ऐसा कह सकते हो कि इस सरफेस पर गिरने से पहले इस फोटोन के पास मोमेंटम था ऐसे। जो इनिशियल मोमेंटम था वो ऐसे था। इनिशियल मोमेंटम आपके पास h बाई लैम्डा था और ये एंगल आपके पास थीटा था। रही बात फाइनल मोमेंटम की, तो आप जानते हो उस बात को कि फाइनली तो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, खत्म ही हो गया। तो फाइनल मोमेंटम आप कह सकते हो कि दैट इज 0। तो अकेले फोटोन की अगर बात करें तो अकेले फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है उसे आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल तो 0 माइनस पी इनिशियल। पी इनिशियल है h बाय लैम्डा, और कैसे? वर्टिकल से ऐसे एंगल थीटा बनाते हैं, वर्टिकल से ऐसे एंगल थीटा बनाते हैं। माइनस साइन क्या करता है? डायरेक्शन को उल्टा करता है। तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया h बाय लैम्डा, इस डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो उल्टा हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब अकेले फोटोन का जो चेंज इन मोमेंटम है वो इस तरफ है h बाय लैम्डा। इसका मतलब जरूर अकेले फोटोन पर इस केस में फोर्स लगा होगा ऐसे। जो फोर्स फोटोन पर लगा होगा ऐसे, वही फोर्स हमारी इस सरफेस पर बाय एक्शन रिएक्शन पेयर लगा होगा ऐसे। फोर्स लगा होगा ऐसे, एंड ऑफ कोर्स दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल आल्सो कम्स आउट विद थीटा। इस बार जो आपका फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि ऐसे है। मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर हमने एक फॉर्मूला निकाल रखा है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। कितने फोटोन पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, दैट इज एच बाय लैम्डा। एच से एच कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया आई ए
कॉस थीटा अपॉन सी। बढ़िया बात है बेटा, ये फोर्स आ गया। फॉर्मूला मर्जी बेटा आपकी, चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगली बात, इसमें हमसे बड़ा प्रेशर वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो जरा ध्यान देना कि हमारे जो मेटल की ये जो सरफेस थी, ये जो भी सरफेस थी, इस पर फोर्स लगा ऐसे, और ये एंगल आया आपका थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऑफ कोर्स एरिया वेक्टर के तरफ, इसे हम नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं, एक फोर्स आएगा सरफेस के अलोंग, इसे हम टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं। ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आया है, ये आया है एफ का कॉस थीटा, और जो सरफेस के अलोंग टेंजेंशियल आया है, ये आया है आपका एफ का साइन थीटा। अगर कोई मुझे कह दे कि सर प्रेशर डिफाइन कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। प्रेशर इज सिंपली डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स इज ऑफ कोर्स एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। बड़ा एफ कॉस थीटा लिखा तो मेरे पास आ गया आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, ये अपना प्रेशर आ गया। इसी तरह से जो फोर्स सरफेस के अलोंग होता है, उसके कारण एक टर्म हमने बेटा पहले पढ़ रखी है एक बार, उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स कितना है, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, दैट इज क्या, आई कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट इज आई टाइम्स साइन 2 थीटा अपॉन 2c। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला आ गया। इससे आप ये भी देख सकते हो कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। दिख रहा होगा बेटा, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा 90 होगा, थीटा कितना होगा 45। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर आपका जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मैक्स होगी, सबसे ज्यादा होगी, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, आई अपॉन 2c होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सी फिजिक्स थी। मैकेनिक्स की अगर बात करें तो बड़ा हल्की सी मैकेनिक्स थी, चेंज इन मोमेंटम वाली, बाकी तो कहानी हमें मोर और लेस पहले से याद ही थी। तो आई होप इतनी इस बात तो समझ में आई होगी। फॉर्मूला याद भी कर सकते हो बेटा, ना भी याद करो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक समझ में आना चाहिए। इस पे कोई सवाल आ जाए तो लॉजिक से कर लिया करो। फॉर्मूला तो ठीक है बेटा, याद हो ना हो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अपना बेटा पांचवा केस। फिफ्थ केस इज ऑब्लिक इंसिडेंस। बड़ा इंसिडेंस तो ऑब्लिक है, लेकिन इस बार परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड perfectly reflecting surface। ठीक है, सुनिएगा, आसान सा ही। आपके पास फिर से बड़ा इस तरह की कोई सरफेस, जो सरफेस है उसका एरिया आपके पास ए दे रखा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो आर की वैल्यू 1 है। जो लाइट गिरी है बेटा इस बार ओब्लिकली गिरी है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये वाला जो एंगल है बेटा एरिया वेक्टर के साथ ये थीटा है। लाइट इस तरह से पैरेलल बीम गिर रही है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात कि कितना पावर गिरा, डायरेक्टली लिख दूं, पावर गिरा है आई ए कॉस थीटा। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं पर यूनिट टाइम, तो आपको कहोगे सर याद है मेरे को, दैट इज पी लैम्डा अपॉन एच सी, दैट इज आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी। हालांकि जितने फोटॉन्स गिरे हैं उतने ही रिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब ये पता करते हैं कि हर फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है। हर फोटोन का अगर चेंज इन मोमेंटम पता लग गया तो ऑब्वियस बात है मैं सारी कहानी बढ़िया तरीके से पता लग गई। तो सुनिएगा, हमारी जो सरफेस है इस पर कोलिजन से पहले फोटोन यूं आ रहा था, आपके पास एंगल है ये वाला थीटा,
तो उसके पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो ऐसे, और इनिशियल मोमेंटम है h बाई लैम्डा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। इस h बाई लैम्डा के दो कंपोनेंट हैं, ये है h बाई लैम्डा का cos थीटा और ये है आपके पास h बाई लैम्डा का sin थीटा। ठीक बच्चे, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन आप बड़ा मोर और लेस जानते हो कैसे होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जितने एंगल पे आता है नॉर्मल से उतने एंगल पे जाता है। तो फाइनली आपका जो फोटोन है वो यूं जा रहा है ऐसे, और ये फाइनल मोमेंटम है और ये है आपका h बाई लैम्डा। अगर ये वाला एंगल थीटा तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो थीटा। अगेन इस h बाई लैम्डा के दो कंपोनेंट, ये h बाई लैम्डा का cos थीटा और ये h बाई लैम्डा का sin थीटा। गौर करना बेटा, सरफेस के अलोंग जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में। जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हुआ है। पहले h बाई लैम्डा cos थीटा नीचे था, बाद में h बाई लैम्डा cos थीटा ऊपर है। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम इज ऑफ कोर्स P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल में हमारे पास h बाई लैम्डा cos थीटा ऊपर है और h बाई लैम्डा sin थीटा इधर है, माइनस इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा cos थीटा इधर है, h बाई लैम्डा sin थीटा इधर है। माइनस साइन क्या करती है, डायरेक्शन को उल्टा कर देती है। तो बेटा माइनस की जगह मैं प्लस लगाऊंगा और इस h बाई लैम्डा सेंटर को इधर लगा दूंगा। ये h बाई लैम्डा सेंटर कि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। h बाई लैम्डा कॉस्टा ऊपर में से h बाई लैम्डा कॉस्टा नीचे को अगर माइनस करोगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ एंड दैट विल बी 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। ये दोनों तो बेटा सेम है। h बाई लैम्डा कॉस्टा में से अगर h बाई लैम्डा कॉस्टा को माइनस करोगे ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले को, तो ऊपर की तरफ चेंज इन मोमेंटम आएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। इसका मतलब फोटोन का चेंज इन मोमेंटम है ऊपर की तरफ 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा। तो इसका मतलब जरूर फोटोन पर फोर्स लगाया ऊपर, बाई एक्शन रिएक्शन पेयर वही फोर्स पक्की बात है प्लेट पर लगा है नीचे एरिया वेक्टर की तरफ, और उस फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं n टाइम्स डेल्टा पी। कितने फोटोन्स इंसिडेंट हुए हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज आई ए लैम्डा कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाई हर फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना है, दैट इज 2h बाई लैम्डा का कॉस थीटा। h से h, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, और हमारे पास फोर्स का बड़ा ही अच्छा सा आंसर आ गया 2 टाइम्स आई ए, बड़ा 2 टाइम्स आई ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ये हमारे पास इस प्लेट पर फोर्स आ गया। और किस तरफ आया सारा का सारा फोर्स का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग इस बार नहीं आया है, सारा का सारा जो फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आया है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर इस केस में प्रेशर कितना होगा, तो बड़ा प्रेशर का मुझे फॉर्मूला पता है कि नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इस बार नॉर्मल फोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा फोर्स पहले से ही सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हो कि आंसर कम्स आउट विद 2 टाइम्स आई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। किसी ने अगर मुझसे इस बार पूछ ले सर शेयर स्ट्रेस कितना होगा, बेटा शेयर स्ट्रेस तो तब होता था जब फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसे सरफेस के अलोंग हो। इस बार सरफेस के अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं, तो आपका जो प्रेशर है वो ये आएगा। शेयर स्ट्रेस इस बार बिल्कुल नहीं आएगा। अगेन फॉर्मूला बेटा याद करना चाहो याद करो, ना याद करना हो और सिर्फ लॉजिक से काम निकालना हो बिल्कुल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा, आसान सा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन चीज बेटा ये सिर्फ चेंज इन मोमेंटम था, वो आसान सा काम था। आपने देखा कि इस तरफ कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इस तरफ है। h बाई लैम्डा कॉस थीटा में से h बाई लैम्डा कॉस थीटा माइनस करना है, लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है।
जिसको माइनस करना होता है ना उसको उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो h बाय लेमडा कॉस्टा ऊपर, h बाय लेमडा कॉस्टा ऊपर, कितना आ गया 2h बाय लेमडा कॉस्टा ऊपर। ये तो चेंज इन फोटोन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन है। फोटोन का चेंज इन मोमेंटम ऊपर तो फोटोन पर फोर्स ऊपर, वही फोर्स प्लेट पर नीचे। सिंपल सा लॉजिक था, कोई टफ काम नहीं था, आसान सा काम था। आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक केस और, अगर केसेस की अगर बात करें तो ये लास्ट केस है। सवाल तो और भी आएंगे बट केसेस की अगर बात करें, थ्योरी की अगर बात करें तो रेडिएशन फोर्स में लास्ट केस है, दैट इज ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का बड़ा अर्थ तो समझने लग गए। एंड पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सरफेस है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है और ऑफ कोर्स पार्शियली एब्जॉर्बिंग होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, टेक योर टाइम, आराम आराम से। हमारे पास ऐसी एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया A और इसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R है। R रेशियो है किस बात का, कि कितने फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए डिवाइड बाई कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। तो इसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगा वो बेटा आपका 1 माइनस R होगा। एब्जॉर्प्टिव पावर का अर्थ क्या है, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए डिवाइड बाय कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। हमारी जो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उसमें R की वैल्यू 1 थी, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस थी उसमें A की वैल्यू 1 थी। इस बार बड़ा A की वैल्यू और R की जो वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में कुछ है। लाइट जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट है बेटा, वो ऐसे आ रही है, इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ लैम्डा है और वो ऐसे एरिया वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रही है ऐसे। कुछ एक लाइट ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ एक लाइट ऑफ कोर्स ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सब देखते हैं आराम से। सबसे पहली बात, कितना पावर इंसिडेंट है, यहां लिख दूं पावर इंसिडेंट है IA cos थीटा। तो कितने फोटॉन्स इंसिडेंट है पर यूनिट टाइम, तो आप कहोगे सर उसका फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, कई बार अप्लाई भी कर रखा है, P लैम्डा अपॉन HC दैट इज IA लैम्डा cos थीटा अपॉन HC। ये जो फोटॉन्स गिरे हैं इसमें से कितने रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड इज, इस बेटा NI को ऊपर ले जाओ, R टाइम्स कितने फोटॉन्स गिरे, तो आ गया IA लैम्डा स्मॉल r cos थीटा अपॉन HC। अच्छी बात है। इनमें से कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं, बाकी बच्चे बेटा एब्जॉर्ब हुए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड या पर टाइम इज, NI को ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस R टाइम्स कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए पर सेकेंड, 1 माइनस R टाइम्स कितने फोटॉन्स गिरे बेटा पर सेकेंड, IA लैम्डा cos थीटा अपॉन HC। और हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड। अच्छी बात है। जो फोटॉन्स आपके रिफ्लेक्ट हुए हैं उनमें से किसी एक फोटॉन को पकड़ूं और उसका अगर चेंज इन मोमेंटम निकालूं, तो आपको सिखा चुका हूं कि जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं उनकी अगर बात करें तो उनके पास पहले मोमेंटम इस तरफ था h बाय लैम्डा, और जो रिफ्लेक्ट हुए उनके पास बाद में है इस तरफ h बाय लैम्डा। पहले उनके पास ये वाला एंगल थीटा था, इसलिए इधर की तरफ h बाय लैम्डा का cos थीटा और इधर h बाय लैम्डा का sin थीटा। बाद में इधर की तरफ तो अब भी h बाय लैम्डा का sin थीटा और इधर बेटा आपका h बाय लैम्डा का cos थीटा। तो जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं उनका इस तरफ, मतलब इस प्लेट के पैरेलल डायरेक्शन में तो जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में। जो भी मोमेंटम का चेंज है वो ऑफ कोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। पहले मोमेंटम नीचे था, बाद मोमेंटम ऊपर है।
चेंज इन मोमेंटम आएगा दिस माइनस दिस, वेक्टरली माइनस करना है। h बाई लेमडा कॉस थीटा ऊपर में से h बाई लेमडा कॉस थीटा नीचे को अगर माइनस करोगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ 2h बाई लेमडा कॉस थीटा। चेंज इन मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ आ रहा है इसका मतलब वो फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट हुए उन पर फोर्स लगा है ऊपर, तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस सरफेस पर फोर्स लगाया है नीचे। किन्होंने? जो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हुए हैं उन्होंने। फेयर इनफ। इस फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। Fr मतलब सिर्फ वही फोर्स जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स ने लगाए हैं, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी वन फोटोन विच हैज बीन रिफ्लेक्टेड। हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड कितना आ गया? आई ए लेमडा आर कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाय 2h बाई लेमडा कॉस थीटा। h से h गया, लेमडा से लेमडा गया, तो हमारे पास ये आ गया 2 टाइम्स आई ए आर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी, 2 टाइम्स आई ए आर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सी। ये फोर्स किसके कारण आया? जो रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स हैं उनके कारण आया। ठीक है, जो एब्जॉर्ब हुए उनका क्या? जो एब्जॉर्ब हुए उनके पास इनिशियल मोमेंटम तो इस तरफ h बाई लेमडा है और फिर वो एब्जॉर्ब हो गए इसलिए उनका फाइनल मोमेंटम है 0। इनिशियल मोमेंटम ऐसे h बाई लेमडा, फाइनल 0, तो उनका चेंज इन मोमेंटम है इस तरफ h बाई लेमडा। तो जो भी फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनका चेंज इन मोमेंटम है h बाई लेमडा और वो ऐसे है। इसका मतलब जो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए उन पर फोर्स लगाए ऐसे। तो उन्होंने, पक्की बात है कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर, प्लेट पर फोर्स लगाया ऐसे, और जो एब्जॉर्ब फोटोन है उन्होंने जो फोर्स लगाया उसको हम बड़े आराम से फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाई अकेला फोटोन जो एब्जॉर्ब हुआ उसका कितना चेंज इन मोमेंटम है। सिंपल मैकेनिक्स, मैं आपको प्रूव भी कर चुका हूं यार। हाँ बेटा, 1 माइनस आर आई ए लेमडा कॉस थीटा अपॉन एच सी मल्टीप्लाइड बाई एच बाई लेमडा। एच से एच कैंसिल, लेमडा से लेमडा कैंसिल। तो जो एब्जॉर्ब फोटॉन्स हैं उनके कारण जो फोर्स है वो है 1 माइनस आर आई ए कॉस थीटा अपॉन सी। ये बड़ा आपका एब्जॉर्ब फोटोन के कारण फोर्स है। सर मुझे अगर नेट फोर्स निकालना हो तो बेटा, अगर आपको नेट फोर्स निकालना होगा तो इस एफ आर और एफ ए के बीच में कहीं नेट फोर्स आएगा ऐसे, और इस नेट फोर्स को हम बड़े आराम से इन दोनों का वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं कि जो भी आपका नेट फोर्स आएगा दैट विल बी, अब एफ ए पता है, एफ आर पता है, तो नेट फोर्स विल बी ऑफ कोर्स रूट ऑफ एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए एफ आर कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ आर। ये आपका आंसर है। हालांकि आप देख पा रहे हो कि इन एक्सप्रेशंस को यहां पर रखकर तो बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला बन जाएगा। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि अगर एफ ए और एफ आर आ गया तो नेट फोर्स तो ऑफ कोर्स एफ ए और एफ आर का वेक्टर समेशन, जिसको हम बड़े आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे अलग से कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे इस केस में ये पूछ लूं कि बेटा इस मेटल की प्लेट पर प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर प्रेशर का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे सर एफ आर तो पूरा का पूरा ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एफ ए का एक कंपोनेंट है इस तरफ, क्या है? एफ ए का कॉस थीटा अपॉन सी। तो हमारे पास प्रेशर आ गया एफ आर। एफ आर तो है 2 टाइम्स आई ए आर, ओ सॉरी नीचे सी नहीं बेटा, नीचे तो ए है, फोर्स अपॉन एरिया।
2 टाइम्स आई ए आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ ए का कॉस थीटा। एफ ए का कॉस कितना आ गया? 1 माइनस आर आई ए, कॉस थीटा का भी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए से ए बड़ा कैंसिल हो गया। ये आई कॉस स्क्वायर थीटा तो बड़ा कॉमन ही आ गया। 1 माइनस आर प्लस 2 आर, बड़ा मेरे ख्याल से 1 प्लस आर आ गया होगा। 1 प्लस आर आई टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा उस फॉर्मूले में सी भी था, बड़ा सी नीचे आ जाए अपॉन सी, बड़ा फॉर्मूले में सी भी था वो मैंने लिखा नहीं। एफ आर और एफ ए दोनों ने सी था, मैंने सी नीचे लगा दिया। ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर, ये आपका प्रेशर आ गया। अगेन नॉट टू रिमेंबर, ऐसा कोई याद रखने वाला सा फॉर्मूला तो नहीं है ना। मैं आपसे पूछूं कि इस केस में का क्या कोई शेयर स्ट्रेस आ सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। और जरा गौर से देखो, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। आपकी जो ये जो सरफेस थी, इस पर फोर्सेस कैसे कैसे थे? एफ आर तो ऐसे था सरफेस के परपेंडिकुलर, आपका जो एब्जॉर्ब फोटॉन्स थे उन्होंने फोर्स लगा रखा था ऐसे, जैसे मैंने एफ ए बोल दिया, ये वाला एंगल थीटा। इस एफ ए का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ एफ ए का कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा एफ ए का साइन थीटा। तो हमें आइडिया लग गया कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब सरफेस के अलोंग जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब फोटॉन्स जो है वही लगा रहे हैं, और उनका एक कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा? एफ ए का साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि दैट इज बेसिकली एफ ए का साइन थीटा अपॉन एरिया। एफ ए कहाँ गया बेटा? एफ ए ये रहा, ये है मेरे पास 1 माइनस आर आई कॉस थीटा साइन थीटा, बेटा कॉस थीटा तो था ही था, साइन थीटा फॉर्मूले में, अपॉन सी। एरिया मैंने लिखा ही नहीं, कैंसिल कर दिया। इसको और बड़े से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 माइनस आर आई साइन 2 थीटा अपॉन सी। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस आ गया। शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा? आप देख पा रहे हो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर आपका शेयर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर हमारे इस शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू है कितनी बेटा? 1 माइनस आर, ओ सॉरी बेटा साइन 2 थीटा, वो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 नीचे आ जाएगा भाई। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो ऊपर 2 लगाऊंगा तो नीचे भी 2 लगाऊंगा, तो नीचे 2 रहेगा। ठीक, हाँ, तो क्या आ गया? 1 माइनस आर आई अपॉन 2 सी। थीटा को 45 रखूंगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ये आपके पास शेयर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है। ये कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, सिर्फ और सिर्फ तभी होगी, वरना नहीं। ठीक है, तो इतना आसान सा काम था, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। चलिए बच्चों, हम जितना पढ़ा है उस पर होमवर्क अपने पास जो मॉडर्न फिजिक्स 1 की जो इसेंशियल शीट है, ठीक है, इसेंशियल शीट में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आप सेक्शन ए बी कर लेना। इसेंशियल शीट के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में बड़ा आप लोग सेक्शन ए बी कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग है ना एचसीवी करने का अगर मन हो आप लोगों का, तो एचसीवी के पार्ट 2 के अंदर, एचसीवी के पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 42 होगा। एचसीवी के अंदर चैप्टर नंबर 42 होगा। चैप्टर का नाम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होगा। उसमें आप लोग, ठीक है ना, अब अभी तो पढ़ाना बचा है, लेकिन जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जो सवाल कर सकते हो वो लिखिएगा। वो आपके पास एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 9, उसके बाद
13 से लेकर आप एक बार 25 तक करें, है ना। बाकी पूरा तो आप कल के बाद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एंड 13 से 25 इतने करें, ये बड़े आराम से हो जाएंगे। शायद इनमें कोई डाउट आएगा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि किस लेवल की कैलकुलेशन है ना पूछते हैं। ठीक है, सारे के सारे सवाल जो हैं वो जेई के रिलेवेंट हैं, है ना। चाहे अपने इसेंशियल शीट में जितने सवाल हों, चाहे एचसीयू में हो, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। क्योंकि बेटा ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस आपकी उतनी बेटर होंगी, कैलकुलेशन जितनी बेटर होंगी हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं जो अपने बोर्ड पे लिखे हैं, उनके अलावा कोई बात ही नहीं चाहिए अपने को, सब काम बन जाएगा अपना। यही तो मॉडर्न फिजिक्स में अच्छी बात है कि जो बोर्ड पे लिखा है वही कॉन्सेप्ट है बस, उसके अलावा कोई और चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए ना। प्रैक्टिस में अगर आप बड़ा पहले इसेंशियल शीट करें, फिर आप चैप्टर 42 है एचसीवी का, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एंड 13 to 25 कल पूरी एचसीवी निपटा लेना। ठीक है, आज इतने, आगे चलिए।